प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 15 जो कि पादप वृद्धि एवं परिवर्धन है का भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुआ। बच्चों, इससे पहले इस अध्याय के हमने 2 भाग देखे हैं। भाग 1 में हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा था, वृद्धि के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे थे। साथ ही भाग 1 में ही हमने विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन का एक आइडिया लिया था और इनके डिफरेंसेस को देखा था। और भाग 1 में ही हमने परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के बारे में जाना था। भाग 2 में आपने पादप वृद्धि नियामकों के बारे में जाना था, ऐसे पदार्थ जो पादपों में वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आज अपने इस भाग 3 में हमको दीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पढ़ना है। देखना है कि प्रकाश की अवधि का पौधों के पुष्पन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमको वर्नलाइजेशन यानी वसंतीकरण भी देखना होगा। वसंतीकरण के तापमान का पौधों के पुष्पन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और बीज प्रसुप्ति यानी सीड डोरमेंसी का भी एक आइडिया लिया जाएगा। तो बच्चों, आइए सबसे पहले बात करते हैं दीप्तिकालिता की। दीप्तिकालिता बच्चों, प्रकाश की अवधि इनका पादपों के वृद्धि, पुष्पन, प्रजनन आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जो प्रकाश की अवधि है उस अवधि को दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड कहा जाता है। तो प्रकाश की अवधि का पादपों के पुष्पन पर जो प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव को दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म कहा जाएगा। और इसकी परिकल्पना सबसे पहले गार्नर एवं अलार्ड ने प्रस्तुत किया था। गार्नर एवं अलार्ड ने बताया कि मैरीलैंड मैमोथ नामक तंबाकू की एक किस्म है और इस पौधे की अगर सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए उसके बाद अगर इसको उचित अवधि तक प्रकाश ना मिले तो ऐसी कंडीशन में इन पौधों में पुष्पन नहीं होता है। इसका मतलब प्रकाश की अवधि यानी दीप्तिकाल का पुष्पन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को दीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। बच्चों, दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है और इसमें सबसे पहले अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट डे, ऐसे पौधे जिनको एक निश्चित क्रांतिक काल से कम दीप्तिकाल यानी लाइट पीरियड चाहिए। इन पौधों में पुष्पन के लिए दीप्तिकाल यानी प्रकाश की अवधि एक निश्चित क्रांतिक काल से कम होना चाहिए। क्रांतिक काल ये क्या है? तो अगर अल्प प्रदीप्तिकाली पौधों की बात किया जाए तो ऐसे पौधों में जो क्रांतिक काल है या वह दीप्तिकाल है, वह प्रकाश की अवधि है जिस पर या जिससे कम अवधि के दीप्तिकाल पर ही पौधों में पुष्पन होगा। अगर ये दीप्तिकाल क्रांतिक से अधिक होगा तो इसमें पुष्पन नहीं होगा। यानी इन पौधों में पुष्पन के लिए दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड एक निश्चित क्रांतिक काल से कम होना चाहिए। इन पौधों में पुष्पन के लिए एक लंबी अवधि तक अंधकार चाहिए यानी 14 से 16 घंटे तक अंधकार का होना आवश्यक है। इसी कारण इन पौधों को लॉन्ग नाइट प्लांट यानी दीर्घ रात्रि वाले पौधे भी कहा जाता है। जैसे दीप्तिकाल यदि क्रांतिक काल यानी क्रिटिकल पीरियड तक या उससे कम है तो ऐसे में इन पौधों में पुष्पन होगा, जो चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है कि इसका ये क्रांतिक काल है क्रिटिकल पीरियड और दीप्तिकाल क्रांतिक काल से कम है। तो इस केस में जो अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे हैं, शॉर्ट डे प्लांट हैं, इनमें पुष्पन होगा। परंतु अगर दीप्तिकाल क्रिटिकल पीरियड यानी क्रांतिक काल से अधिक होगा तो ऐसे में इन पौधों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी इनमें पुष्पन नहीं होगा। यानी दीप्तिकाल क्रांतिक काल से अधिक होने पर पौधों में पुष्पन नहीं होता है और ऐसे पौधों को अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। उदाहरण मैरीलैंड मैमोथ जो तंबाकू की एक किस्म है, इसमें पुष्पन के लिए दीप्तिकाल यानी प्रकाश की अवधि 12 घंटा, इससे कम, और अंधकार 12 घंटे से अधिक होना चाहिए। यदि इस पौधे को 12 घंटे से कम अंधकार दिया जाए तो इनमें पुष्पन नहीं होगा। चूंकि ये शॉर्ट डे प्लांट हैं और
इनमें अंधकार 12 घंटे से अधिक चाहिए, यानी अंधकार का समय इनमें अधिक है, तो ऐसे पौधों को यानी अल्प प्रदीप्तिकाली पौधों को लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहा जाता है। अन्य अल्प प्रदीप्तिकाली पौधों के उदाहरण सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, तंबाकू, निकोटियाना टैबेकुम और कॉकलेबर ज़ैंथियम आदि। बच्चों, जो दूसरे प्रकार के पौधे हैं दीप्तिकाल के आधार पर, वो दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा लॉन्ग डे, यानी इन पौधों में पुष्पन के लिए दीप्तिकाल फोटो पीरियड एक निश्चित क्रांतिक काल से अधिक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्रांतिक काल क्या है? दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों के लिए जो क्रांतिक काल है वो वह दीप्तिकाल है, वह प्रकाश की अवधि है जिस पर या जिससे अधिक अवधि के दीप्तिकाल पर पौधों में पुष्पन होगा, और यदि दीप्तिकाल इस क्रांतिक काल से कम होगा तो ऐसे में पुष्पन नहीं होगा, जो यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया भी गया है। जैसे लॉन्ग डे प्लांट दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधा, इसमें अगर प्रकाश की अवधि क्रांतिक काल से अधिक है तो ऐसे में इन पौधों में पुष्पन होगा, परंतु अगर दीप्तिकाल यानी प्रकाश की अवधि क्रांतिक काल से कम है तो ऐसे में इन पौधों में पुष्पन नहीं होगा। दीप्तिकाल क्रांतिक काल से कम होने पर पौधों में पुष्पन नहीं होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स कुछ उदाहरण जई, एवेना सटाइवा, मूली रेफेनस सटाइवस और गेहूं ट्राइटिकम एस्टाइवम आदि। तीसरे प्रकार के जो पौधे हैं दीप्तिकाल के आधार पर, वो तटस्थ प्रदीप्तिकाली पौधे यानी डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे पौधे जिन पर दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन पौधों के में पुष्पन के लिए विशेष दीप्तिकाल की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें दीप्तिकाल का व्यापक परिसर यानी बहुत ब्रॉड रेंज पाया जाता है, जो 5 घंटे से 24 घंटे तक है, यानी ये पौधे निरंतर प्रकाश अथवा अंधकार दोनों की दशाओं में भी पुष्पन कर सकते हैं। इनका प्रकाश की अवधि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके पुष्पन पर, और ये पौधे इनमें एक व्यापक परिसर यानी ब्रॉड रेंज पाया जाता है। उदाहरण मक्का, जियामेज, कपास, गॉसिपियम, हिरसुटम आदि। बच्चों, ये जो प्रकाश का उद्दीपन है, जो फोटो पीरियड का जो उद्दीपन है, स्टिमुलस है, इसको पौधों में कौन ग्रहण करता है? आइए इसको समझते हैं। पौधों में प्रकाश उद्दीपन पूर्ण विकसित पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट द्वारा दिखाया भी गया है कि जब एक पौधे को लिया गया और जिसमें पत्तियां हैं और इन पौधों को उचित दीप्तिकालिक उद्दीपन दिया गया, यानी अगर ये शॉर्ट डे प्लांट हैं तो इनको क्रांतिक काल से कम दीप्तिकाल दिया गया, और अगर ये लॉन्ग डे प्लांट हैं तो इनको क्रांतिक काल से अधिक दीप्तिकाल दिया गया, तो ऐसे में इनमें पुष्पन होगा। परंतु इन्हीं पौधों में अगर पत्तियां ना हों, यानी ये पत्ती रहित पौधे हों, तो ऐसे में अगर इनको उचित दीप्तिकाल भी दिया जाए तो भी इनमें पुष्पन नहीं होता है। इसका मतलब कि पौधे में प्रकाश उद्दीपन पूर्ण विकसित पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगर इनमें एक भी पत्ती होगी तो इनमें पुष्पन पाया जाएगा। पत्तियों में ही फाइटोक्रोम वर्णक पाए जाते हैं। फाइटोक्रोम वर्णक ये वो वर्णक हैं जो प्रकाश संवेदनशील हैं, और इन्हीं वर्णकों की वजह से ये पत्तियां प्रकाश उद्दीपन को ग्रहण करती हैं। उचित प्रकाश उद्दीपन पर भी पत्ती रहित पौधे में पुष्पन नहीं होता है। बच्चों, ये जो दीप्तिकालिक उद्दीपन है, इनका जो संचारण है उसके लिए फ्लोरेजिन कॉन्सेप्ट दिया गया है। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जब प्रकाश उद्दीपन यानी जो प्रकाश की अवधि है उसका जो उद्दीपन है, ये जब पत्तियों पर पड़ता है, पौधों पर पड़ता है, तो उससे फ्लोरिजिन नामक एक हार्मोन बनता है। यानी पौधों में पुष्पन की क्रिया फ्लोरिजिन नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होती है, और यह हार्मोन पत्तियों द्वारा उचित दीप्तिकालिक उद्दीपन से निर्मित होता है। यानी शॉर्ट डे प्लांट को अगर क्रांतिक काल से कम प्रकाश अवधि दिया जाए तो उनमें फ्लोरिजिन बनेगा, और लॉन्ग डे प्लांट को अगर क्रांतिक काल से अधिक की प्रकाश अवधि दिया जाए तो उनमें फ्लोरिजिन बनेगा। और ये फ्लोरिजिन हार्मोन पौधों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। यह हार्मोन प्ररोह यानी शूट में जाकर पुष्पन कराता है, पुष्प का निर्माण करता है।
बच्चों ये जो दीप्तिकालिता है यानी फोटो पीरियोडिज्म, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इस विधि के द्वारा यानी दीप्तिकालिता प्रकाश की अवधि का जो पौधों पर प्रभाव है, इस विधि के द्वारा एक वर्षीय पौधों को द्विवर्षीय पौधों में और द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय पौधों में बदला जा सकता है। आप समझ चुके हैं कि कैसे। इस विधि द्वारा प्रकाश काल को नियंत्रित करके इच्छानुसार फल फूल प्राप्त किया जा सकता। यानी अगर एक शॉर्ट डे प्लांट है और लॉन्ग डे कंडीशन चल रही है तो उसको शॉर्ट डे कंडीशन दे करके उससे इच्छानुसार फल फूल प्राप्त किया जा सकता है। तंबाकू में पुष्पन को रोककर बड़े आकार की पत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं और गन्ने में पुष्पन की क्रिया को रोककर अधिक मात्रा में चीनी प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों ये दीप्तिकालिता का महत्व है। दीप्तिकालिता एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये जो है प्रकाश की अवधि का पौधों के पुष्पन पर सीधा प्रभाव है। इसी प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट प्रभाव है जिसको वसंतीकरण कहते हैं, वर्नलाइजेशन, जिसमें तापमान का पुष्पन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आइए बात करते हैं वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन की। प्रकाश के अतिरिक्त तापमान भी पौधों के पुष्पन व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ पौधों या उनके बीजों को अंकुरण से पूर्व निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर पर रखने से पौधे की कायिक अवस्था कम हो जाती है तथा पुष्पन की क्रिया प्रेरित होती है। बच्चों पौधों के जीवन की अवस्था में दो अवस्थाएं होती हैं, एक कायिक अवस्था और दूसरा जननिक अवस्था जिसमें वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर पौधों के बीजों को अंकुरण से पूर्व या अंकुरण के समय निम्न ताप पर रखा जाए तो ऐसे में जो कायिक अवस्था है ये कम हो जाएगी और जो इनकी जननिक अवस्था है जिसमें पुष्प का निर्माण होगा वो अवस्था बढ़ जाएगी जिससे पुष्प का निर्माण होगा। पौधों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करने के लिए द्रुत शीतन की आवश्यकता यानी चिलिंग रिक्वायरमेंट को ही वसंतीकरण कहा जाता है। यानी जो बीजों को अंकुरण के समय चाहे अंकुरण से पूर्व जो निम्न ताप पर रखा गया ताकि इनका पुष्पन प्रेरित हो, इनमें पुष्प खिले, तो इसको वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहा जाता है। लाइसेंको एवं लिपार्ट ने सर्वप्रथम इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। बच्चों कुछ प्रमुख खाद्य पौधे जैसे गेहूं, जौ, राई आदि की दो किस्में पाई जाती हैं। एक बसंत किस्म स्प्रिंग वैरायटी और एक शीत किस्म विंटर वैरायटी। बसंत किस्म ये सामान्य रूप से बसंत ऋतु में बोई जाते हैं और बसंत ऋतु के अंत तक ही इनमें पुष्प आ जाते हैं और दाने बन जाते हैं। परंतु शीत किस्मों को शरद काल में बोया जाता है और शरद ऋतु में ही इनमें पौधे बनते हैं, परंतु ये पौधे बसंत ऋतु में वृद्धि करते हैं और ग्रीष्म काल में फसल के पकने पर काट लिए जाते हैं। यदि शीत किस्मों को, ये जो शीत किस्में हैं, शीत किस्मों को बसंत ऋतु में बोया जाए तो ऐसे में उस ऋतु में पुष्प में दाने नहीं बनते हैं। लाइसेंको एवं लिपार्ट ने पाया कि जो शीत किस्म है, जो ये विंटर वैरायटीज हैं, शीत किस्म के बीजों को अंकुरण के समय अगर निम्न ताप पर लो टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो इनको बसंत किस्म में बदला जा सकता है। यानी जो शीत किस्में हैं इनके बीजों को अगर निम्न ताप पर रखकर वसंतीकरण कराया जाए तो ये शीत किस्में बसंत किस्म की तरह बसंत ऋतु में ही बोई जाएंगी और बसंत ऋतु के अंत तक इनमें पुष्प व दाने बन जाएंगे। साथ ही द्विवर्षीय पौधे जैसे चुकंदर, गाजर आदि प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में पुष्पन करते हैं। तो अगर इनको शीत उपचार दे दिया जाए तो शीत उपचार के बाद ये उसी ऋतु में पुष्पन करने लगते हैं। बच्चों ये जो वसंतीकरण है, वर्नलाइजेशन है, इसका जो उद्दीपन है, जो स्टिमुलस है, वो विभजोतक ऊतकों यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसलिए वसंतीकरण उपचार यानी जो ट्रीटमेंट है वर्नलाइजेशन का, जो चिलिंग इफेक्ट है, जो ठंडा किया जाता है, ये केवल अंकुरणशील बीजों तथा विभजोतक ऊतकों को ही दिया जाता है, क्योंकि यही वो ऊतक हैं जो इस उद्दीपन को ग्रहण कर सकते हैं। मेल्शर 1939 के अनुसार वसंतीकरण के समय
कुछ विभजोतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वर्नलिन नामक हार्मोन बनता है जो पुष्पन के लिए आवश्यक क्रियाओं को प्रारंभ करता है। वसंतीकरण एक ऑक्सी प्रक्रिया है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और साथ ही शीत उपचार की अवधि विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होती है। ये 2 हफ्ते से लेके 18 हफ्ते तक अलग अलग पौधों में भिन्न भिन्न होती है। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसको विवसंतीकरण यानी डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। वसंतीकरण का उल्टा। द्रुत शीतन उपचार के तुरंत बाद यानी किसी अगर बीज को या किसी अंकुरण के समय किसी बीज को अगर द्रुत शीतन उपचार दिया जाए, चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाए और उसके तुरंत बाद उच्च तापमान यानी 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर इसको रख दिया जाए तो ऐसे में जो वसंतीकरण का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और इस प्रक्रिया को विवसंतीकरण या डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। वसंतीकरण के प्रभाव का नष्ट हो जाना। जो वसंतीकरण है कुछ कारक हैं इनको प्रभावित करते हैं, जैसे जल। चूंकि जो शुष्क बीज हैं उनमें वसंतीकरण नहीं होता है। जल अवशोषित करने के बाद जब बीज जल अवशोषित कर लेंगे तो बीजों में जो एंजाइम हैं वे क्रियाशील हो जाएंगी और क्रियाशील होने के बाद ये वसंतीकरण में सहायक होंगी। दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये वसंतीकरण के लिए आवश्यक होता है। वसंतीकरण में कुछ ऑक्सी प्रक्रियाएं भी चलती हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की सहायता से उन आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है और साथ ही अलग अलग प्रक्रियाओं में भी ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट होती है। पौधे की आयु। पौधे की आयु के अनुसार ही वसंतीकरण किया जाता है। बीजों के अंकुरण के समय वृद्धि करते हुए भ्रूण में वसंतीकरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि वसंतीकरण का उद्दीपन ये केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, तो वृद्धि करते हुए भ्रूणों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो इस उद्दीपन को ग्रहण करेंगे, इसलिए पौधे की आयु का वसंतीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता। निम्न ताप। बीजों में वसंतीकरण के लिए उन्हें कम ताप पर उपचारित करना जरूरी होता है और ये वसंतीकरण प्रक्रिया का एक भिन्न अंग है। वसंतीकरण ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि वसंतीकरण से बीजों की कायिक अवस्था कम हो जाएगी और जब इनकी कायिक अवस्था कम होगी तो इनके बनने वाले बीज अधिक भार वाले एवं स्वस्थ होंगे। वसंतीकरण से पैदावार अधिक होती है। जब बीज भार वाले होंगे और स्वस्थ होंगे तो पैदावार भी अधिक होगी। साथ ही वसंतीकरण किए गए पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में होंगे जिससे प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होगा। वसंतीकरण द्वारा द्विवर्षीय पौधे एक ही वर्ष में पुष्पन करने लगते हैं तथा एक वर्षीय पौधे उसी मौसम में समय से पूर्व पुष्पन करने लगते हैं। यानी इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और वसंतीकरण द्वारा पौधों में सूखा, शीत तथा कवक प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये जो तापमान का जो पौधों पे के पुष्पन पर जो प्रभाव पड़ रहा है इसको वसंतीकरण कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक है वो बीज प्रसुप्ति। अनुकूल परिस्थितियों में अनेक पौधों के बीज अंकुरण करना शुरू कर देते हैं। ये हम जानते भी हैं कि अगर बीजों को बो दिया जाए और परिस्थितियां अनुकूल हैं तो ऐसे में बीज अंकुरण करना शुरू कर देते हैं। परंतु बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें उचित दशाएं होने पर भी बीज परिपक्व होने के तुरंत बाद अंकुरण नहीं करते हैं और ऐसे बीजों को प्रसुप्त बीज यानी डोरमेंट सीड कहा जाता है तथा इस परिघटना को बीज प्रसुप्ति यानी सीड डोरमेंसी कहा जाता है। बीज प्रसुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें भ्रूण की उपापचयी क्रियाएं अपने निम्न स्तर पर होती हैं और जो इनकी वृद्धि एवं वर्धन है ये प्रभावित हो जाता है। इसके विपरीत यहाँ तो हमने देखा कि अनुकूल परिस्थितियां हैं और अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज परिपक्व होने के बावजूद अंकुरण नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्ति कह दिया। परंतु विपरीत यानी प्रतिकूल वातावरण में अगर बीज का अंकुरण रुक जाए तो इसको शांत अवस्था यानी क्विसेंस कहा जाता है, जो इसका जस्ट अपोजिट है। बच्चों,
जो बीज हैं इनकी प्रसुप्ति को निर्धारित करने के लिए कुछ कारक हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अपारगम्य तथा दृढ़ बीजावरण, यानी जो सीड कोट है वो इम्परमिएबल और बहुत हार्ड होगी, तो ऐसे में भी बीज प्रसुप्ति बनी रहती है। कुछ बीजों की प्रसुप्ति अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि उनका अपारगम्य तथा दृढ़ बीजावरण सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाकर नष्ट नहीं कर दिया जाता। यानी बीजों की जो सीड कोट है, जो इनकी झिल्ली है, वो इम्परमिएबल है और हार्ड है, जिसकी वजह से ये डोरमेंट स्टेज में यानी प्रसुप्त अवस्था में है, और इनको जब सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाकर नष्ट कर दिया जाएगा इनके कवर को, इनकी सीड कोट को, तब ये बीज अपने प्रसुप्ति अवस्था से बाहर आएंगे और जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण करेंगे। कुछ रासायनिक निरोधक इनकी उपस्थिति में भी बीज प्रसुप्त अवस्था में ही रहते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल आदि। बीजों का आवरण या अन्य भाग में ये प्रस्तुत होंगे, और ये जो निरोधक हैं, केमिकल्स हैं, रासायनिक निरोधक, ये बीजों की प्रसुप्तावस्था को बनाए रखते हैं। अपरिपक्व भ्रूण यानी इमैच्योर एम्ब्रियो, कुछ पौधे जैसे ऑर्चिड, इनमें अपरिपक्व भ्रूण के कारण प्रसुप्ति अवस्था बनी रहती है और कुछ समय के पश्चात ये बीज अपने आप जर्मिनेट कर जाते हैं। द्रुत शीतन की आवश्यकता, चिलिंग रिक्वायरमेंट, यानी कुछ पौधे जैसे गुलाब, सेब आदि, इनमें बीज की प्रसुप्ति अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक शीत ऋतु में उन्हें निम्न ताप नहीं मिलता है। यानी जब तक इनको द्रुत शीतन, चिलिंग, ठंडा ना किया जाए, तब तक, जब तक इनको निम्न ताप ना मिले, तब तक ये प्रसुप्त अवस्था में बने रहते हैं, और जब इनको निम्न ताप मिल जाएगा तो ये अपनी इस अवस्था से बाहर आ जाएंगे और नए पौधे का निर्माण करेंगे। बच्चों, ये जो बीज प्रसुप्ति है, इसको समाप्त करने के भी कुछ उपाय हैं जो आर्टिफिशियल भी हैं और नेचुरल भी हैं। तो आइए उन उपायों को देख लेते हैं, यानी मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। यांत्रिक उपाय, मैकेनिकल इफेक्ट, जिसमें हम कुछ यांत्रिक अपघर्षक या एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को लेकर के हम इनके दृढ़ बीजावरण को नष्ट कर देंगे, जिससे ये अपनी प्रसुप्ति अवस्था के बाहर आ जाएंगे। दृढ़ बीजावरण वाले बीजों में यांत्रिक विधियों जैसे चाकू, सैंडपेपर आदि, जो इस प्रकार के यांत्रिक अपघर्षक हैं, या अकार्बनिक अम्ल, जो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं, उनके द्वारा प्रसुप्ति अवस्था को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही द्रुत शीतन उपचार के द्वारा भी प्रसुप्ति अवस्था को समाप्त किया जा सकता है, यानी चिलिंग ट्रीटमेंट देकर। कुछ पौधों में बीज को अंकुरण के समय द्रुत शीतन उपचार यानी चिलिंग ट्रीटमेंट देकर प्रसुप्ति अवस्था को समाप्त किया जा सकता है। प्रकाशीय उपचार, लाइट ट्रीटमेंट। बच्चों, कुछ बीज ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहा जाता है, यानी धनात्मक प्रकाश संवेदनशील बीज। ये वो बीज हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपनी प्रसुप्त अवस्था से बाहर आते हैं, और मुख्यतः ये लाल प्रकाश और सफ़ेद प्रकाश दोनों में ये अपनी प्रसुप्त अवस्था से बाहर आते हैं, और ऐसे बीजों को धनात्मक प्रकाश संवेदनशील बीज या पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड कहा जाता है। तो प्रकाशीय उपचार कुछ पौधों के धनात्मक प्रकाश संवेदनशील बीजों में मुख्यतः लाल प्रकाश, सफ़ेद का भी रहता है, प्रसुप्ति अवस्था को समाप्त करता है, और इस प्रकार इस उपाय से भी बीज को प्रसुप्त अवस्था से बाहर लाया जा सकता है। कुछ रासायनिक प्रवर्धक यानी कुछ ऐसे प्रमोटर्स हैं जो बीज को उनकी प्रसुप्त अवस्था से बाहर ला सकते हैं, यानी कुछ रासायनिक प्रवर्धक जैसे साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, नाइट्रेट्स आदि, ये भी बीज को प्रसुप्त अवस्था से बाहर ला सकते हैं, बीज की प्रसुप्त अवस्था को समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आते आते हमने आज फोटो पीरियोडिज्म यानी दीप्तिकालिता देखा, वर्नलाइजेशन यानी वसंतीकरण देखा, और साथ ही हमने प्रसुप्तावस्था, बीज की जो प्रसुप्ति अवस्था है उसको भी देखा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, अभ्यास कार्य दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को कीजिए
अगर आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं, इसका मतलब आपको ये भाग और ये अध्याय समझ में आ गया है। और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप पुनः एक बार इस वीडियो को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस भाग को इन सवालों को कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1, दीप्तिकालिता किसे कहते हैं? अल्प दीप्तिकाली पौधों तथा दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2, वसंतीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 3, बीज प्रसुप्ति को समाप्त करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए। धन्यवाद।